मुझे प्लीज कंफर्म करिए कि मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके फाइन। अब देखिए, ये जो इस बार ये जो थोड़ा सा ये केस स्टडीज आप लोगों को मैंने पहले से सर्कुलेट कराई थी, जानबूझकर कि आप लोग इसे गो थ्रू करें और स्टडी करें, और इससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करें कि इस पे कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली है और क्या चीज़ें, क्या रिलेवेंट लॉ है इससे रिलेटेड, वो डिस्कस कर सके हम पहले से। तो एक्चुअली इसका पीछे मकसद एक ही था कि अब हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि हमें बेसिक लॉ से ज़्यादा कई जो प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस और सिनारियो आ रहे हैं हमारे सामने, वो अलग अलग हैं और चैलेंजिंग है। तो हम किस तरीके से एक प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड अगर केस हमारे सामने आता है तो उसको हैंडल करें, कैसे हमारे इंटरप्रिटेशन को बेस करें, वो सारी चीज़ों को क्लियर करने पे मेरा आज का ये फोकस था है। और जैसे आप बोलते हैं ना कि रादर देन टू मेक यू रेडीमेड फिश अवेलेबल, इन दिस सेशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कैच अ फिश। इस पूरे सेशन में मैं आपसे ये प्रयास करूंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा फोकस आज इस उस पे ज़्यादा रहेगा, और इसीलिए मैंने आपको कुछ रेडीमेड ऐसे 8 केसेस दिए हुए हैं जो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, और उस पे क्या रिलेवेंट लॉ एप्लीकेबल है, क्या कंक्लूजन्स है, वो अपन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरिंग ये जो सेकंड और लास्ट पार्ट है अपने। तो ऐसे ही मैं आपको इसलिए सीधा अपने चलिए केस स्टडीज पे लेके चलता हूँ, एक बार सीक्वेंशियली अपन डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले केस स्टडी नंबर 1 पे। केस स्टडी नंबर 1, जिसमें एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग का फर्म है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है पावर जनरेशन कंपनी के साथ, जिसमें लिखा है कि वो उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जो टेक्निकल नेचर की रहेगी और सुपरविजन से रिलेटेड रहेगी, सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ द पावर जनरेशन कंपनी। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 11 स्टेट्स में लोकेटेड रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड ब्रेकअप लेवल ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो भी कंसिडरेशन दिया जाएगा आरएसबी को, उसमें प्रोजेक्ट वाइज ब्रेकअप नहीं दिया गया किस प्रोजेक्ट के लिए उनको कितना कंसिडरेशन पे किया जा रहा है और किसके लिए कितना पे किया जाएगा, ऐसा कुछ ब्रेकअप नहीं दिया। इन रिटर्न द आरएसबी हैज अपॉइंटेड अ सब कंसल्टेंट हु वुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरएसबी ऑफ सिमिलर नेचर। तो आरएसबी ने क्या किया, जो जनरली होता भी है, कि वो एक मेन कंसल्टेंट बन गया और उन्होंने अपने नीचे जो है वो एक सब कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया जो उन्हें वो सिमिलर नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिर क्वेश्चन के फैक्ट बोलते हैं कि आरएसबी की उस जगह पर कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी वो 11 राज्य जहां वो जाकर सर्विस देगा उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट वहां क्रिएटेड नहीं है। इट प्रोवाइड a dedicated site office, it is provided a dedicated office by a customer, जो उनके कस्टमर है उन्होंने ही वहां पर साइट ऑफिस उनको बना दिया है प्रोजेक्ट लोकेशन पे। टीम ऑफ इंजीनियर्स ऑफ आरएसबी along with सब कॉन्ट्रैक्ट टीम ऑपरेट फ्रॉम द क्लाइंट प्रोवाइडेड साइट ऑफिस। तो जो भी ये इंजीनियर्स लोग हैं, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर के हो या आरएसबी के हो, वो उस कस्टमर्स ने जो साइट प्रोवाइड की है उसी ऑफिस से वो ऑपरेट करते हैं। अब इस सिनारियो में हमारे पास ये प्रश्न आ रहे हैं कि जो आरएसबी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आरएसबी जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसे किसी प्रश्न पे जाएं कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसी चीज की क्या है और कैसे है, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि वो जो सप्लाई है, अंडरलाइंग जो गुड्स है, अंडरलाइंग जो सप्लाई है वो क्या है, क्या वो गुड्स है या सर्विस है, ये हमको डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर वो गुड्स है तो शायद हमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला है वो सेक्शन 10 के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर वो सर्विस है तो हमें वो सेक्शन 12 के हिसाब से देखनी पड़ेगी। और कभी भी आप आपको ऐसे सीक्वेंशियली चलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आप डिसाइड करें कि गुड्स और सर्विस है, दूसरी चीज आप डिसाइड करें कि ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है कि नहीं, तीसरी चीज आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं, चौथा आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, और फिर आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज है। तो हमारे केस में क्लियरली एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आप देख सकते हैं, जो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द नेचर ऑफ टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस एंड सुपरविजन। तो ये सर्विस से रिलेटेड है। अगर सर्विस से रिलेटेड है तो हमारे सामने सेक्शन 12 है आईजीएसटी एक्ट का, वो एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 12 में
में जो रिलेवेंट सेक्शन है वो ये है। सेक्शन 12(2) कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14, जो सबसेक्शन 3 या 14 से रिलेटेड को छोड़ दो, उसमें स्पेसिफिक केसेस दिए हुए हैं। उसके अलावा जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी वो कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया जा रहा है, कोई भी सप्लाई हो रही है, तो उसकी लोकेशन रहेगी। अगर मेड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी आप अदर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में बोलता है कि जो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा उस पे उस वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। या अगर उसका कोई एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तो जो सप्लायर है, सर्विसेज का सप्लायर है, उसकी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो क्या सेक्शन 12(2) के हिसाब से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा? और इसमें लिखा है कि सबसेक्शन 3 और 14 जो है में कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन देखें कि ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट, ऐसे कोई स्पेसिफिक और भी प्रोविजंस है जो इसके रिलेटेड रिलेवेंट हो सकते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? ये जो आरएसबी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने देखा होगा फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि वो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस और कंसल्टेंसी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। एंड थर्मल पावर प्लांट क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा? इसका जवाब हमें नीचे खोजना पड़ेगा। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा जीएसटी लॉ में तो नहीं है, पर अगर हम जनरल क्लॉज एक्ट में जाकर इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा देखते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलता है कि एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू अर्थ, मतलब जो अर्थ से जुड़ा हुआ है या उस पर परमानेंटली लगा हुआ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी can be called as consultancy relating to immovable property? Answer is yes, it can be called as a consultancy service in relation to an immovable property. And अगर वो immovable property की परिभाषा में कवर हो रही है, तो हमारे पास सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में immovable property से रिलेटेड एक अलग सा प्रोविजन है जो बोलता है कि place of supply of services directly in relation to an immovable property, including the service of architect, interior, decorators, surveyors, engineers, and other related experts and agents, any services provided by way of grant of right to use immovable property or carrying out or coordinate any construction work. So, shall be the location of such immovable property or boat or vessel or as the case may be located or intended to be located. तो ये जो सबसेक्शन 3 है वो क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि अगर हमारी सर्विसेज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है जो ये कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग राज्यों में लोकेटेड है या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो ईच रेस्पेक्टिव स्टेट में जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसके प्रपोर्शन में दिया जाएगी, मानी जाएगी, जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू कंसीडर नहीं किया गया है तो एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे, प्रिस्क्राइब बेसिस पे उसको किया जाएगा। ये प्रिस्क्राइब बेसिस यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ये हमें एक जनरल या कमर्शियल परलेंस के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ आइए अब इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इस केस में जहां ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो आरएसबी ने दी वो क्या है, तो आरएसबी सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज क्या कर रहा है? वो कंसल्टेंसी दे रहा है थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में कवर हो रहा है। और क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा से कवर हो रहा है तो इसके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल है, जो बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होगी? जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी। तो हमने ये इसका कंक्लूजन निकाला है कि जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी। पर इस केस में तो वो 11 स्टेट्स में दे रहा है, तो क्या 11 स्टेट से उसकी इमूवेबल प्लेस ऑफ सप्लाई होगी? तो लॉ में इसमें एक्सप्लेनेशन डालकर लिखा गया है कि जितनी हर स्टेट से उसको कंसिडरेशन मिल रहा है उस प्रपोर्शनेट में वो वैल्यू मानी जाएगी उस राज्य की, उस राज्य की कंसिडरेशन मानी जाएगी और उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी। पर हमारे केस में तो क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा कोई बाइफर्केशन भी नहीं दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है कि एक रीजनेबल बेसिस पे आपको करना है, और वो रीजनेबल बेसिस जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो अपन निकाल सकते हैं। वो अपन को देखना पड़ेगा कि फैक्ट क्या कहेंगे उस पर्टिकुलर केस के।
तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सब कॉन्ट्रैक्ट। अब सब कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी? अगर आप देखें तो सब कॉन्ट्रैक्ट भी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है वो भी देखिए आप। दे इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है। तो उस केस में भी 12(3) ही एप्लीकेबल होगा, और 12(3) बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वही होगी। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि आरएसबी जो कि कंसल्टिंग कंपनी है, क्या उसे हर 11 स्टेट्स में जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में बैठे बैठे ही आईजीएसटी की बिलिंग कर सकती है? इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमें इसके नियम को समझना। आप देखेंगे कि एक परिभाषा दी हुई है लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में है। वो बोलता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज किसको बोलते हैं? तो बोलता है कि जहां जिस प्लेस के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसको हम लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। तो जो भी उसकी रजिस्टर्ड प्लेस है उसको हम लोकेशन ऑफ सप्लायर बोलते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन प्लेस नहीं है, किसी प्लेस का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, जैसे मान लीजिए इस केस में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जा रहा है और वहां उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है, तो वहां लॉ बोलता है कि अगर उसकी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगी। पर आपके इस क्वेश्चन में क्या कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्रिएटेड है? नहीं। क्वेश्चन का फैक्ट क्लियरली बोल रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने कोई अपनी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बना के रखी हुई है, और यहाँ पर तो जो क्लाइंट ने उसको ऑफिस दिया हुआ है उसी पे बैठकर वो काम कर रहा है। तो ये भी एस्टैब्लिश नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? यही यही एक पॉइंट बच रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला। इसके अलावा भी अगर आप सेक्शन CGST एक्ट में जाकर देखें जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 22, तो वो कहता है कि एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई? यानी वो सर्विसेज कहां से प्रदान कर रहा है वहां पर वो रजिस्टर कराएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बंदा जहां पर भी सर्विस देने जा रहा है उसको वहां रजिस्टर कराना पड़ेगा? आंसर इज नो। वो पर्सन जिस जगह पे रजिस्टर्ड है वहीं पर बैठे बैठे भी उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एज एन चार्टेड अकाउंटेंट मान लीजिए मैं महाराष्ट्र जाकर कोई ऑडिट कर रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब मुझे महाराष्ट्र में नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? या मुझे अगली बार बैंक ऑडिट अगर कर्नाटका में आ गया तो क्या मुझे वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? आंसर इज नो। आप किसी भी स्थान पर बैठकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो आपने रजिस्टर किया है वो होगा, या अगर आपने कोई एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया है तो वो होगा। हमारे इस रिलेवेंट केस में कोई एस्टैब्लिशमेंट हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हमारे लिए जो हमने रजिस्टर्ड प्लेस है वो हमारे लिए रिलेवेंट है, और हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अदर स्टेट में, तो हम IGST चार्ज कर अपना काम चला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये एक रिलेवेंट AAR भी कोट करना चाहूंगा, सोनकमल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें केस में ऐसा हुआ था कि ये जो एंटरप्रेनर था, ये जो पार्टी थी, वो पोर्ट में कोई माल डायरेक्टली इंपोर्ट करती थी और वहीं से डायरेक्टली सेल कर देती थी। तो वहाँ जो लोकल अथॉरिटी के लिए उसने एक AR फाइल किया जिसमें उसने पूछा कि क्या मुझे, क्योंकि मैं पोर्ट से माल निकालता हूँ और डायरेक्टली वहीं से सेल कर देता हूँ, डिस्पैच कर देता हूँ, क्या उस पोर्ट पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या मैं डायरेक्टली ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ कि जहां मेरा रजिस्टर्ड प्लेस है मैं वहीं से माल सेल कर दूं? तो इस एयर अथॉरिटी महाराष्ट्र ने हेल्ड किया कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी वो डायरेक्टली सेल या डिस्पैच करता है, वो जिस जगह पर रजिस्टर्ड है वहीं से डायरेक्टली बिल बनाकर IGST की बिलिंग वो कर सकता है। उसे जरूरी नहीं है कि वहां वो पोर्ट पे जाकर रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े। तो इस कंटेंशन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर अपन अपन कर सकते हैं कि RSB लिमिटेड को वो 11 स्टेट पे जाकर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, और वो कॉर्पोरेट ऑफिस पे बैठे ही IGST की बिलिंग कर सकता है। अब अगला प्रश्न ये है, विल इट बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल द टैक्स चार्ज बाय द सब कंसल्टेंट? अब क्योंकि देखिए, अज्यूम करिए जनरली ऐसा होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं वो वहां के लोकल पर्सन ही रहते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रजिस्टर्ड कहाँ रहेगा?
उस पर्टिकुलर स्टेट पे जहाँ वो पावर प्लांट वगैरह रहेगा, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर वो लोकल स्टेट, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो लोकल स्टेट, तो जनरली वो उसको सी और एस चार्ज करेगा। अगर वो सोचिए सी और एस चार्ज करेगा और वो उस राज्य में रजिस्टर्ड नहीं है, कौन, मेन कंसल्टेंट, तो क्या वो उसका क्रेडिट ले सकता है? एक बड़ा प्रश्न है। आंसर इज नो। हम जानते हैं कि अगर आप किसी स्टेट में रजिस्टर नहीं है तो उस स्टेट का सी और एस का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, और उस जगह का बेनिफिट आपका वो डिनाई हो जाएगा, इनपुट टैक्स रेट आपको नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना प्रैक्टिकली उचित रहेगा? अगर ये सिचुएशंस आ रही है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है सब कंसल्टेंट की, तो आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ेगा कि वो उस स्टेट में जाकर रजिस्टर कर ले, ताकि उसको ये जो सब कंसल्टेंट सप्लाई कर रहा है सी और एस का, उसका वो क्रेडिट ले सके। और इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं या ऐसे कंसल्टेंट जो है वो हर राज्य में जाकर इसीलिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिस कर देंगे। सो ये था हमारा आज का केस स्टडी नंबर 1। अब केस स्टडी नंबर 2 पे आते हैं, जो कि अगले इशू पे है। फर्स्ट इशू पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बीच पे ही स्टॉप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इशू है केस स्टडी नंबर 2 में कि एक मिस्टर ओम है जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जिनका रजिस्टर्ड प्लेस है रायपुर में, और पेंडेमिक कोविड 19 सिचुएशन की वजह से मिस्टर ओम ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जो कि योगा से रिलेटेड है, और वो उसे बूम प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं। The response of yoga classes are very good and students from USA and UKs are participating. Mr. Om is confused over the following treatment of GST and appoints you as an consultant. आपको ओम जी ने कंसल्टेंट अपॉइंट किया और बोला है कि इस प्रश्नों का जवाब दें। What is the place of supply for the student registered from the Raipur and other parts of Chhattisgarh? Which form of GST to be charged? अब इस पे भी पहला प्रश्न आप पूछिए कि क्या योगा इंस्ट्रक्शंस की जो ट्रेनिंग है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, तो नेचुरली इट इज अ सर्विस, तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 12 में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा देखते हैं जरा। एक तो ये जनरल सेक्शन है जो बोलता है कि जहां रजिस्टर्ड पर्सन हो तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, या रजिस्टर्ड नहीं हो तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। अब जनरली देखिए जो योगा की सर्विसेज लेते हैं वो लोग रजिस्टर्ड जनरली नहीं होते हैं, इसलिए इस केस में पर्टिकुलरली एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो उस पार्टी का रिकॉर्ड होगा, रेसिपिएंट होगा, उसका एड्रेस जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगा। तो जनरली इस केस में ज्यादातर लोगों का जो एड्रेस है वो बताया गया कि अदर पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और रायपुर से ही है। क्या ये सेक्शन 12(2) एप्लीकेबल होगा? और इसके अलावा एक और रिलेवेंट सेक्शन है जो है 12(6). The place of supply of services provided by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event, amusement park, or any other places services ancillary to shall be the place where the event is actually held or where the parks or such other places located. अब इस 12(6) को रीड करिए और आप देखिए कि इसमें लिखा है एडमिशन टू एन एजुकेशनल इवेंट, और उसमें लिखा है कि इस केस पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो वो है वो किस हिसाब से निकालना चाहिए? 12(2) के हिसाब से निकालना चाहिए, 12(6) के हिसाब से निकालना चाहिए? मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप मुझे सोचकर चैट बॉक्स पे एक मैसेज डालिए, क्या लगता है आपको 12(2) या 12(6)? 12(2) जो जनरल सेक्शन है, 12(6) which talks about by way of admission to a cultural, artistic, educational event shall be the place of where the event is actually held. Place of supply is where the event is actually held. Yes, एक भी रिप्लाई नहीं आया है चैट बॉक्स पे। क्या लग रहा है 12(2) और 12(6) किसके हिसाब से निकाला जाएगा? गुड, एक रिप्लाई हमारे पास आया, 12(6) संतोष जी कह रहे हैं। जहां सर्विसेज प्रोवाइड हुई है यानी 12(6) के हिसाब से मनीष जी कह रहे हैं, गोविंद जी भी कह रहे हैं
कि 12/6 के हिसाब से होगा, 12/6 के हिसाब से ही निकाला जाएगा। ऐसा ऐसा देखते हैं। चलिए सर, 2-3 जवाब भी आए तो मुझे समझ में आया कि आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे ही इसे इंटरेक्टिव वे में डिस्कस करते हुए चलते तो आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। संकेत जी भी कह रहे हैं 12/6 पे एप्लीकेबल होगा, 12/6 एप्लीकेबल होगा। पर अब थोड़ा सा इसे केयरफुली पढ़ते हैं, ठीक है सर। 12/6 बोलता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक, एजुकेशनल, entertainment event or amusement park or any other place service ancillary to shall be the place where the event is actually held or the park or the place is located। आप इस 12/6 को अच्छे से जब रीड कर रहे हैं ना, तो ये हर चीजें ना इवेंट से लिंक है। इवेंट इवेंट और बोलता है कि प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। व्हाट इज एन इवेंट, ये जानना जरूरी है। इवेंट हम किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट हैपेंस, स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट। द ईयर ओलंपिक्स गेम विल बी द बिगेस्ट एग्जांपल के तौर पे स्पोर्टिंग इवेंट। अब एनीथिंग दैट हैपेंस स्पेशली, अब जब भी अपन इवेंट की बात करते हैं ना, ये मैंने डिक्शनरी मीनिंग लिया ना, ये लॉ में डिफाइन नहीं है। इवेंट हमेशा जब भी होता है ना, वो एक पर्टिकुलर 1 या 2 दिन का होता है। पर आप मुझे बताइए, अगर योगा की ट्रेनिंग जो एक नॉर्मल कोचिंग के जैसे चलती है, जो रेगुलर बेसिस पे होती है, क्या हम उसको एक इवेंट के तरीके से बोल सकते हैं? ये जो योगा इंस्ट्रक्शंस वाले जो पार्ट है, क्या इसको हम इवेंट कंसीडर कर सकते हैं, जहां जो एक आध बार हुआ और खत्म हो गया? राइट, आज जो अपन कर रहे हैं ये ट्रेनिंग को अपन इसमें जरूर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इवेंट है, आज हुआ कल नहीं होगा, या रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। पर क्या ऐसी कोचिंग्स जो रेगुलर बेसिस पे होनी है, रेगुलर वे होनी है, क्या उसको अपन इवेंट बोल सकते हैं? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये कोई एक स्पेसिफिक इवेंट होना, कोई स्पेसिफिक चीजें हैपन होना, वो ही इवेंट की परिभाषा में आता है। और इसलिए मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है सर कि इस पर्टिकुलर केस में आपका 12/6 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट से लिंक करता है। और आप देखिए पूरी पूरी इस चीज़ों को फोकस कर कर कि ये हर जगह ये बोलता है कि जहां वो प्लेस लोकेटेड है, ये इतना, इसमें प्लेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो, क्योंकि इवेंट हमेशा किसी ना किसी प्लेस में होना जरूरी है, या वो है, तो प्लेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और वो इवेंट की बात हो रही है हमेशा, जो मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर हमारे केस में वो एक इवेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और एंट्री भी है जो थोड़ी सी और कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है। वो 12/5 की एंट्री बोलती है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। और रजिस्टर्ड पर्सन के केस में लोकेशन ऑफ सच पर्सन, या अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन के केस में एक्चुअली वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां वो परफॉर्म हुई। या रजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां उसकी लोकेशन है, और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन के केस में बोलता है सर्विसेज वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। पर ये सर्विसेज देखिए किसकी बात करता है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या हमारे केस में ये कवर हो सकती है? हमारे केस में ये कवर हो सकती है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक इंपॉर्टेंट वर्ड का ध्यान आपको जरूर देना है, इसके बीच में लगा है एंड, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर इसमें कॉमा लगा होता तो शायद अपन इसको कवर कर लेते, पर ये तो बोलता है कि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल साथ में होना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से दिखता है कि ये कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात हो रही है, जहां पर ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होना एक मैंडेटरी टास्क है, जो अपने केस में है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता इस केस में भी 12/5 एप्लीकेबल होगा। और हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो फैसला है, वो इस 12/2 के हिसाब से निकाला जाएगा, विच इज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है, या एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये मान लिया जाएगा जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है वही होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के केस के लिए, छत्तीसगढ़ जहां रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड वो सब छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो लोकल सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इसमें सी और एस चार्ज किया जाएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि जो लोग छत्तीसगढ़ के बाहर से कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? अब इसमें भी क्या 12/2 या 12/6 एप्लीकेबल होगा? तो आंसर इज 12/2 अप्लाई होगा। 12/2 क्यों होगा? 12/2 अभी अभी हमने डिस्कस किया, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से निकाला जाएगा। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो है वो बाहर स्टेट का रहेगा, तो आपको IGST चार्ज करना पड़ेगा।
राइट। और इसीलिए जो इंडिया के अंदर हैं, बाहर स्टेट से हैं, उनके लिए भी 12(2) इम्प्लीमेंट होगा, विच सेज कि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो भी है अनरजिस्टर्ड है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से आपको आईजीएसटी की बिलिंग करनी पड़ेगी। ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो बाहर, इंडिया से बाहर के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 13 का 2 एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है जो ये कहता है कि इसमें भी सेम प्रोविजन है, 13(2) एप्लीकेबल है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, और इसमें भी सेक्शन 5 है जहां एडमिशन और एजुकेशन द प्लेस इज एक्चुअली हेल्ड। अब क्योंकि ये 13(2) से ट्रिगर होगा, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो कि बाहर है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और ये इसमें भी आईजीएसटी की लेवी आएगी आपकी, क्योंकि यूके यूएसए के जो स्टूडेंट हैं वो भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और आईजीएसटी की लेवी आएगी सेक्शन 13(2) कहता है, विच फॉर्म ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज, आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। पर क्या, अब ये क्वेश्चन का एक और इसमें एडिशन किया गया है कि अगर आपका क्वेश्चन जो ऊपर जो दिया है उस पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट किया जा सकता है, अगर आपके जो भी आपने ऊपर आंसर दिया उस बेसिस पर। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या कंडीशन है आप देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन है। वो बोलता है सप्लायर ऑफ सर्विस जो है वो इंडिया का होना चाहिए, जो हमारे केस में मिस्टर ओम रायपुर के हैं। रिसिपिएंट जो है वो बाहर के होने चाहिए, जो हमारे केस में यूके यूएस के हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। आउटसाइड इंडिया कैसे, अभी हमने देखा ही कि अगर ये हम 5 के हिसाब से जाते हैं तो ये बोलते हैं ये प्लेस वेयर इट इज एक्चुअली हेल्ड, तो ये रायपुर ही हो जाती है। पर हमारे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि आउटसाइड इंडिया है। और कंसिडरेशन भी फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, फॉरेन करेंसी में आ रहा है उनको कंसिडरेशन, पेपाल से उनको कंसिडरेशन आ रहा है, तो ये भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है एक्सपोर्ट की, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्लासीफाई हो सकता है। और जो भी बेनिफिट है नॉन पेमेंट जीरो रेटेड टैक्स की, वो इनको मिल सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ एलयूटी, ऑन फाइलिंग ऑफ एलयूटी, या जीरो रेटेड जो है वो एक्सपोर्ट में से कंसीडर किया जा सकता है। तो ये था हमारा केस लॉ नंबर 2। अगर कोई डाउट हो इस पे तो आप बताइए, मैं केस लॉ नंबर 3 पे बढ़ता हूँ, नहीं तो अब इसमें जो पॉइंट वी उसको थोड़ा सा हाँ, मैं जो ये जो आप 6 की बात कर रहे हैं क्या सर, ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं? नीचे वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सर ये 5वां नंबर पॉइंट, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अच्छा आर ये वाला, नॉट हाँ, मेयरली दे आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट। जी एंड, अच्छा ये पॉइंट पे आप बोल रहे हैं। ये एक्चुअली हमारे केस के लिए रिलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने टच नहीं किया ये। अगर सर दे आर मतलब अगर वो समझ लीजिए कि पेरेंट कंपनी और होल्डिंग वाले उनके रिलेशन है, वो एक ही एंटिटी है, बट उनका आपस में खाली एक एस्टैब्लिशमेंट है जो इंडिया में और इंडिया से बाहर है, और उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये इसमें लिखा है। The supplier of services and provide recipient of service are not merely an establishment of a distinct person. मतलब वो ट्रांसफर प्राइसिंग टाइप का हो गया सर। हाँ, मतलब एक तरीके से खाली ट्रांसफर आपका वो प्राइसिंग टाइप। ट्रांसफर वाले केसेस नहीं होने चाहिए ये, कि आप बाहर आप ही की एंटिटी है बाहर जो यहाँ पर भी ये काम कर रही है, और उनमें कोई सर्विस का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये उनका ये पॉइंट है। अपने केस में तो जी सर वो सर, छोटे छोटे ओके। रिसिपिएंट है, इसलिए वो ऐसा है। तो आइए केस स्टडी नंबर 3 पे आते हैं, जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही रिलेटेड है, सर्विस के केस है। बिजली पावर लिमिटेड, जिनका एक थर्मल पावर प्लांट है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कंपनी टेक्स द सर्विस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस जीटीए, जीटीए से वो सर्विसेज लेती है। कुछ जीटीए वो बोलती है कि 12% चार्ज करते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, और कुछ हमको रिवर्स चार्ज में 5% के चार्जेस लगा बिल बनाकर देते हैं। फिर वो बोलती है कि कुछ तो ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो तो बिल ही रेज नहीं करते हैं,
फिर कंपनी के अकाउंटेंट को इसलिए बहुत दिक्कत जाती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में क्या रहेगा और क्या उस पर रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो कंपनी फिर अलग अलग सिनारियोज दिए हैं, वो आपसे सवाल पूछ रही है कि इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कंपनी ने एक जीटीए हायर किया जिसकी लॉरी रिसीट में एड्रेस लिखा था रायगढ़ का। हाउएवर द व्हीकल इज प्रोवाइडेड इज रजिस्टर्ड इन गुजरात। मतलब जो ट्रांसपोर्टर का जो बिल्टी है उसमें एड्रेस रायगढ़ का लिखा था, गाड़ी जो मिली थी वो गुजरात की थी, उसमें जीजे करके कोई नंबर था तो वो गुजरात की रजिस्टर्ड थी, और मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होना था वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर जाना था। इस सिनारियो और सिचुएशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और आपको क्या डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजर्स है क्वेश्चन के जो आप सबके लिए हैं। वो ये है कि कौन की रोल प्ले करेगा यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। रजिस्टर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन जो ट्रेवल कर रहा है, या जीटीए का एड्रेस रिलेवेंट रहेगा। इन तीनों में से क्या रिलेवेंट रहेगा जो हमारे को देखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। हु इज अ सर्विस प्रोवाइडर इन दिस अबाउ केस, ट्रक ओनर और जीटीए। मैं चाहता हूं कि मैं 10 सेकंड का पॉज लेकर आप इन दोनों क्वेश्चन का में अपनी ओपिनियन दे कि क्या आप कंसिडर करेंगे, क्या की रोल प्ले कर रहा है। आपको सर्विस, प्लांट को सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रक ओनर कर रहा है, जीटीए कर रहा है, या प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कौन क्या की रोल प्ले कर रहा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है, या जीटीए का एड्रेस क्या रिलेवेंट है। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है। ओके, आई थिंक टाइम बहुत हो चुका है तो मैं थोड़ा सा क्विक करके इसको फिनिश कर लेता हूँ। समय अपने पास कितने, 2 बजे तक का ही समय है ना सर, अपने को कंक्लूड करना है। तो ये एक प्रैक्टिकली डिफिकल्टी जाती है कि किस किस चीज़ को ध्यान रखकर हम ये डिटरमाइन करें कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो ये इसका फैसला अपन आगे आने वाले डिस्कशन पे करते हैं। सिर्फ एक रिलेवेंट जो प्रोविजन है इसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई में, वो है 12(8). 12(8) बोलता है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर विल बी द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को है तो जहाँ गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट प्लेस रहती है। हमारे केस में जो थर्मल पावर प्लांट है वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब ये तो तय है कि हमारी प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गई है, लेकिन आप जो सप्लायर है उसकी उसकी प्लेस भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो दोनों अलग अलग स्टेट में है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है और आपकी सप्लाई, आपका जो लोकेशन है, तो वो इंटर स्टेट सर्विसेज कहलाएगी। और अगर वो सेम स्टेट है तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगी, जिसमें आपको सी और एस को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और इसीलिए आप जनरली जिनसे सर्विसेज लेते हैं वो जीटीए रहता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट रहता है, और वही टैक्सेबल रहती है रिवर्स चार्ज में। और जीटीए की पहचान जीएसटी एक्ट में इस तरीके से की गई है कि वो पर्सन जो अपना कंसाइनमेंट नोट जो जारी करता है, तो हमारे लिए कंसाइनमेंट नोट का जो एड्रेस है वो एज अ सप्लायर बहुत रिलेवेंट रहता है। अगर वो एड्रेस आउट ऑफ द स्टेट का है और हमारी जो एड्रेस है वो दूसरे स्टेट में है, तो उस पर आईजीएसटी का रिवर्स चार्ज हमको डिस्चार्ज करना होता है। और कंसाइनमेंट नोट में जो एड्रेस लिखा है और हमारी जो लोकेशन है वो सेम स्टेट है, तो वो सी और एस की लाइबिलिटी उस पर डिस्चार्ज करनी होती है। तो इसलिए हमारे लिए जो रिलेवेंट चीज़ है वो है जीटीए का एड्रेस इंपॉर्टेंट है, और जीटीए इंपॉर्टेंट है। ट्रक ओनर तो केवल अपनी सर्विसेज जीटीए को प्रोवाइड करता है। ये भी होता है कि कई बार हम ट्रक ओनर को भाड़ा देते हैं, जबकि
हम अपने एज एन ट्रक ओनर को एज एन एजेंट वो पे करते हैं जीटीए के बिहाफ में। लेकिन देखा जाए तो हम जो सर्विसेज लेते हैं वो जीटीए की ही रहती है, और हमारे लिए जो कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर है वो जीटीए है, ना कि ट्रक ओनर। ट्रक ओनर की लोकेशन से हमको कोई लेना देना नहीं रहता। अगला प्रश्न ये है कि कंपनी की एक मशीनरी है जो बॉम्बे में अटकी हुई है, उसने अपने लोकल ट्रांसपोर्टर को बोला कि कोई व्हीकल अरेंज कर कर बॉम्बे पोर्ट से रायगढ़ ला दे। जब हमने एलआर उठाकर देखा तो उसमें मुंबई का एड्रेस दिया हुआ था, लेकिन पेमेंट जो है वो हमने लोकल रेगुलर ट्रांसपोर्टर को दी। तो इस केस में आपके लिए प्रश्न ये है कि क्या सर्विस प्रोवाइडर कौन है, लोकल ट्रांसपोर्टर जिसको पेमेंट दी गई, या जीटीए जो कि जिसपे मुंबई का एड्रेस लिया दिया था। तो आंसर इसमें इस केस में भी बहुत क्लियर है कि क्योंकि पेमेंट लोकल ट्रांसपोर्टर को दी गई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका जो जीटीए है सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें एलआर है वो अगर बाहर स्टेट का है तो हमारी जो सप्लाई होगी वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो हमारा स्टेट रहेगी, और सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मुंबई का है, तो इसलिए इस पे आईजीएसटी का रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपकी ट्रिगर होती है, आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगला केस है क्वेश्चन में कि कंपनी ने कोई सर्विसेज ली है एक जीटीए से जिसका एड्रेस झारखंड का है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रायगढ़ टू रायपुर, और जो व्हीकल जो है वो छत्तीसगढ़ की रजिस्टर्ड है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अब हमने तो ये पंच लाइन पकड़ ली है कि हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, जीटीए का एड्रेस। जीटीए कहाँ का है? झारखंड का। और हम सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर है रायगढ़ छत्तीसगढ़ के, तो भी इस केस में भी वो इंटरस्टेट सप्लाई होगी, और इंटरस्टेट सप्लाई होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें इवन दो जो मूवमेंट है वो रायगढ़ टू रायपुर ही जा रहा है, विद इन द स्टेट ही मूवमेंट हो रहा है, पर क्योंकि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बाहर का है और हम रजिस्टर्ड छत्तीसगढ़ में हैं, इस केस में भी आईजीएसटी का रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है होना, पर स्टिल मैंने आपको कंसेप्चुअली ये चीज पकड़ में रहे इसलिए मैंने ये केस भी आपके सामने रख दिया है, क्योंकि जीटीए डायरेक्टली झारखंड से बैठ के सर्विस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसे रायगढ़ आना या छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा जनरली होता है। फिर प्लीज कमेंट ऑन द करंट प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी वेयर दे आर सर ट्रीटिंग एक द छोटा सा क्वेरी है। जी सर बताइए। जैसे हमारे पास बंदा पर्ची लेके आ जाता है कि भैया मैं माल लाया हूँ बॉम्बे रायगढ़ में बैठ के, और जनरली जिस बंदे को क्या हम आईजीएसटी डिस्चार्ज करके, बिकॉज मेरा माल जो है आउटसाइड छत्तीसगढ़ से आया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और जो बंदा मुझे दे रहा है बिल्टी वो मतलब पेमेंट लेके जा रहा है और वो उड़ीसा बॉर्डर का बंदा है, whether I can treat this as IGST payment and I can utilize that IGST RCM payment, उसको मेरे हाँ को सर, सेट ऑफ करने में सर इजी रहेगा। एग्जैक्टली दैट इज द मेन पॉइंट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इसमें, क्योंकि सर अगर अगर ना हमको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा। अभी तक हम ना डिपार्टमेंट जो पॉइंट्स निकाल रहा है और जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है वो जनरल रिकंसिलेशन के इश्यूज वगैरह रहते हैं और रिपीटेटिव नेचर के रहेंगे। आगे आने वाले समय में हमारे सामने जो पॉइंट्स आएंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड रहेंगे, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देगा, और ऐसे में अगर हमसे कोई गलती हो रही है, चूक हो रही है, रिपीटेटिवली हो रही है, तो जिसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने हो सकते हैं। आप देखिए कि हमको सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा कौन है और कहाँ से है। तो हम जनरली जिनसे सर्विसेज लेते हैं वो जीटीए रहते हैं, जिनका एड्रेस रजिस्टर्ड रहता है वो उनके एलआर पे मेंशन रहता है। इवन दो हम जिनको भाड़े पे करते हैं, हम जिनको पैसे देते हैं, वो शायद हो सकता है लोकल ट्रांसपोर्टर हो, जो आपके पास खाली जब पूरा काम हो जाने के बाद पर्ची लेकर आते हैं, आप उनको पेमेंट कर देते हैं। वो पेमेंट जनरली जो हम करते हैं वो एक तरीके से आप देखेंगे तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ जीटीए आप उनको पे करते हैं, क्योंकि आप तो सर्विसेज जीटीए से लेते हैं। और एक सेंस चीज सोच के भी देख लीजिए कि मान लीजिए आपका माल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो हु इज टू ब्लेम? क्योंकि ट्रक ओनर को तो कोई जानता ही नहीं है। जानते किसको हैं लोग? वो जीटीए जिसके भरोसे आपने माल दिया है। तो सर्विसेज हमारी मेनली अवेल होती है जीटीए से ही। तो हमारे लिए जो रिलेवेंट चीज रहेगी
ये डिसाइड करने के लिए कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो हम दो चीजें देखेंगे। प्लेस सप्लाई, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसका एड्रेस क्या है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस और प्लेस ऑफ सप्लाई जब दो अलग अलग स्टेट में है, तो हमें इंटरस्टेट करना है, चाहे वो रिवर्स चार्ज में हो या फॉरवर्ड चार्ज में हो। और अगर सर्विस प्रोवाइडर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट हो, तो उस पर हमको वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन और उस पर सी और एस की हमको बिलिंग करना है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा सर। और ये आरसीएम लाइबिलिटी को समझने में ध्यान देना चाहिए हमको। आगे बढ़े सर। सर जहाँ पे मल्टीपल जीटीए इन्वॉल्व हो जी वहाँ जी पे जी कैसे जी हो? जैसे सपोज बॉम्बे से कोई जीटीए है, जी उसने माल जो है रायपुर तक पहुंचाया है, रायपुर से दूसरा जीटीए वो रायगढ़ तक पहुंचा रहा है, जी। उस केस में कैसा होगा सर? सर मुझे एक क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से ये चाहिए कि इस केस में बिल्टियां कितनी है, एक ही बिल्टी है कि दो बिल्टी बनेगी? नहीं, जो ओरिजिनल रायगढ़ की कंपनी है उसने जो कॉन्टेक्ट किया वो बॉम्बे की जीटीए से किया कि वो उस पर्टिकुलर मशीन को सपोज है वो रायगढ़ तक पहुंचाना है। करेक्ट 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 लेकिन करेक्ट। उस जीटीए की सर्विस रायगढ़ तक नहीं है, उसने रायपुर तक पहुंचा दिया। रायपुर के एक लोकल जीटीए को उन्होंने एंगेज किया कि भाई ये मशीन रायगढ़ तक जानी है। तो सर प्रश्न का आंसर आपके उसी में ही था, क्योंकि आपने सुविधा किससे ली है सर? बॉम्बे वाले से। ओरिजिनल तो बस आपको तो आपको देखना है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, दैट्स इट। आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है सर कि मेरे को क्या क्या ट्रीट लेकिन करना है। सर एक माफी चाहूंगा, कलर्स मॉल में आपने जो हमारी क्लास ली थी उसमें आपने ये बताया था कि अगर मैं रायगढ़ में बैठा हूं, मैं व्यापारी हूं और मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं वो रायगढ़ लोकल का ट्रांसपोर्टर है जो लाके मेरे यहाँ माल उतारा है, तो वो उसको लोकल ट्रीट करते हुए हमको सीजीएसटी एसजीएसटी में आरसीएम पे करना। सर कलर्स इफ मॉल आई में एम मैं, नॉट कलर्स मॉल में रॉन्ग। मैंने क्या बोला था तो मेरे को ये रिकॉल तो नहीं है, याद नहीं है, पर कंसेप्ट 4 उस साल समय, कंसेप्ट बोला था कंसेप्ट सर। उस समय भी वही था और आज भी वही है। सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ कि सप्लायर ऑफ सर्विस और प्लेस ऑफ सप्लाई जब दोनों अलग अलग स्टेट में है तो इंटरस्टेट होगा ट्रांजेक्शन, और अगर वो दोनों एक ही स्टेट में है तो वो सी और एस का ट्रांजेक्शन है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम सर्विसेज किससे ले रहे हैं, हमको वो ध्यान रहे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है इससे, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है जो लेकिन इस सिचुएशन से बिल्टी है, रिलेटेड है। ओरिजिनेटिंग बिल्टी को ध्यान देना है, बम्बई राइट सर, की बिल्टी को ध्यान देना है। करेक्ट सर, करेक्ट। सर एक क्वेश्चन है कि जो अभी एक प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि जो बिल्टियां होती है वो बिल डिस्काउंटिंग वाले पैटर्न में पेमेंट हो रहे हैं उसके। हम्म। जैसे जीटीए जो है वो उसने मतलब प्लांट को सप्लाई दे दिया और उसका पेमेंट वो 1 महीने बाद देता है ट्रक ओनर को। ट्रक ओनर जो है बीच में किसी दूसरे पर्सन से बिल डिस्काउंटिंग करवाता है, वो उसको ट्रक ओनर को तुरंत पेमेंट मिल जाता है और जो बिल डिस्काउंटिंग जिस पर्सन ने किया उसको प्लांट से फिर बाद में जीटीए से बाद में 1 महीने बाद पेमेंट मिलता है। तो इस केस में सर्विस जीएसटी की क्या लायबिलिटी बनती है जो बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है उस पर्सन को? वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सर कि उसके पास कोई आदमी हाँ, जो ट्रक ओनर है वो उसके पास आया, सपोज 50,000 का उसका बिल था, एक तरीके से सर भाड़ा ये का, देखा तो जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गई। जी और इसके लिए तो एग्जम्पशन है सर अपने लॉ में। नोटिफिकेशन जी नंबर 12 में एक एंट्री है जो बोलती है कि अगर लेंडिंग ऑफ मनी है या डिस्काउंटिंग है तो वो सब कुछ इसमें कवर है और उस पर एग्जम्पशन दिया गया है सर लॉ में। तो आई थिंक वो इसमें कवर हो जाएगी सर ये पूरी प्रोसेस। जैसे लेंडिंग ऑफ मनी कवर है ना सर, वैसे ही डिस्काउंटिंग भी उसमें इंक्लूड किया गया है और वो इस एग्जम्पशन से होते हुए निकल आएगी, मेरे को ऐसा लगता है सर। तो इसको सर जो जिस पर्सन ने बिल डिस्काउंटिंग किया है हम्म। उसके लिए वो ट्रांसपोर्टिंग कहलाएगा क्या? नहीं, क्यों कहलाएगा? उसके लिए तो खाली वो एक डिस्काउंटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा ना सर। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है सर कि जो जीटीए है वो इनकम टैक्स में टीडीएस उस पर्सन का काट दे रहा है जिस जो उसके सामने बिल प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज मैं बिल डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, मैंने ओरिजिनल ट्रक ओनर से बिल्टी ले लिया और मैंने 1 महीने बाद जो जीटीए को पेमेंट किया तो वो जीटीए मेरा टीडीएस काट रहा है।
तो मेरे ये 26 ईयर्स में दिख रहा है कि भाई मैंने ट्रांसपोर्टिंग का वर्क किया करके। ये तो गलत है ना सर, ये तो सरासर गलत है। वो तो क्या होता है प्रैक्टिकली कि यही हो रहा अपनी है। अपनी अपनी कलम बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर दिया, ऐसा वाली बात है फिर। ये तो उचित नहीं है ना। आप नहीं जीटीए थोड़ी एक्चुअली हो। आपको, हाँ नहीं, लेकिन जीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे सर, तो वो तो ये है कि जिस जो भी उसके सामने उसकी बिल्टी लेके आएगा उसको वो पेमेंट करेगा। मैं उसके अरे पास ले सर, जा रहा हूँ एक लेकिन एक 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 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, है ना सर। मैं जीटीए बैठा हूँ यहाँ पर, मैं किसकी गाड़ी लगा रहा हूँ, उस गाड़ी का मैं आरसी और उसका जो पैन कार्ड है वो अपने पास लेता हूँ, उससे डिक्लेरेशन भी लेता हूँ कि तेरे पास 10 गाड़ी नहीं है तब मैं तेरा टीडीएस काटूंगा या नहीं काटूंगा। ये लेना हमको जी लिखा है ना, लॉ में करना है ऐसा। जी जी। ऐसा लिखा है ना सर कि हमको ऐसा करना है। तो अगर मैं इसका कंप्लायंस ही नहीं कर रहा हूँ, उसके पास गाड़ी ही नहीं है और वो नहीं है, तो मैं कैसे उस पर वो कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो हो यही रहा है सर। तो है तो गलत ना सर, जी आवाज उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट। जी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला केस स्टडी है जो ब्रोकर से रिलेटेड है, कि एक ब्रोकर साहब है जो रायपुर में रहते हैं, एजेंट है, मदद करते हैं प्रिंसिपल की, जो कि अफ्रीका में माल एक्सपोर्ट करते हैं, और उन ब्रोकर को 2% ऑफ द सेल का एज अ कमीशन मिलता है, वो भी फॉरेन करेंसी में। अब ब्रोकर साहब जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि इस पे टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और आपके सब वो पूछना चाहते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो उनका प्रश्न है कि ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन है, जो डोमेस्टिक कस्टमर को वो माल बेचवाने की सर्विसेज देते हैं, ब्रोकर की सर्विस देते हैं, उस पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा। तो इस पर तो लॉ बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये सर्विस ट्रांजैक्शन है। सेक्शन 12 से देखना पड़ेगा अपने को, और सबसेक्शन 3 से लेकर 14 तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसके लिए नहीं है। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और उस आधार पर प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल कर ये ट्रांजेक्शन निकाला जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन रहेगी उस आधार पर इसका कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। अगर वो दोनों सेम स्टेट में रहेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, और दोनों अलग अलग स्टेट में रहेंगे तो आईजीएसटी की बिलिंग कर दी जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। अगला प्रश्न ये है कि अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई का जो ट्रांजेक्शन होता है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जब ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल कस्टमर के लिए होता है। यानी आप सोचिएगा कि रायपुर में बैठा है दलाल, जो अफ्रीका के एक बंदे को ये सुविधा देता है कि चलो मैं आपको यहाँ रायपुर से, छत्तीसगढ़ से राइस खरीदवा के दे देता हूँ, और आप बदले में मुझे उसके 2% कमीशन दे देना। तो अब क्योंकि ये जो सर्विसेज जो रायपुर का ब्रोकर है वो बाहर दे रहा है, आउट ऑफ इंडिया दे रहा है, उस केस में सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है, जो आउट ऑफ कंट्री के लिए होता है। सेक्शन 13 बोलता है, सेम सेक्शन 13 में भी सब सेक्शन 2 है, बोलता है वो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में जाने बोलता है कि अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो नेचुरली, मतलब जो रेसिड्यू सेक्शन है वो है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यानी हमारे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस क्या है, आउटसाइड द इंडिया। तो ये एक पॉइंट है। पर हमारे इस पर्टिकुलर आईजीएसटी के ट्रांजेक्शन्स में एक कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हमको ध्यान देने पड़ेंगे, और वो ये है कि आईजीएसटी एक्ट में इंटरमीडियरी की डेफिनेशन है। इंटरमीडियरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में डिफाइन की गई है, जिसमें लिखा है कि इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर, एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, who arranges, facilitates the supply of goods, service or both or securities between two or more person, but does not include a person who supplies such goods or services or both on his own account। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये जो ब्रोकर है वो इंटरमीडियरी की परिभाषा में कवर हो जाता है, और इंटरमीडियरी के लिए हमारे पास 13(8) में एक स्पेसिफिक रूल है, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है, जो बोलता है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका मतलब कि जो सप्लायर की लोकेशन रहेगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, और इंटरमीडियरी सर्विसेज इसमें कवर्ड है। इसका मतलब रायपुर में बैठा हुआ सप्लायर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर वो इंटरमीडियरी सप्लाई करेगा, इंटरमीडियरी सर्विसेज देगा, तो उसकी लोकेशन जो होगी जहां वो है, उसकी लोकेशन क्या है, रायपुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, रायपुर हो गया। और सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या, कौन है, रायपुर, रजिस्टर्ड कहाँ है, वो रायपुर, तो दोनों विद इन द स्टेट हो गया। तो इस केस में उसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, ना कि आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरमीडियरी की परिभाषा स्पेसिफिकली लॉ में
दी गई है जो ब्रोकर को कवर करती है। तो क्या ये जो इंटरमीडियरी में, क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो गई, क्या हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल पाएंगे? आंसर इज नो। अभी अभी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऊपर पढ़कर आए, उसमें लिखा था कि प्लेस ऑफ सर्विसेज जो है वो आउटसाइड द इंडिया होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई ब्रोकर या दलाल रायपुर पे बैठकर अफ्रीका के किसी बंदे को भी सर्विस देता है तो भी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो आउटसाइड द इंडिया नहीं है, और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज यानी कि रायपुर है, इसलिए वो उसमें कवर नहीं होगा और इसलिए ये एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। पर आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, हाल ही में 9/6/2021 को इस पे एक जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें इस प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है। सेक्शन 13(8) की जो इंटरमीडियरी की जो सर्विस की परिभाषा है, इस केस में धर्मेंद्र एम जानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और खास बात ये रही कि इस पर्टिकुलर केस में जो हाई कोर्ट के जज थे उनके फैसले में भी फर्क आ गया, मतलब दोनों ने स्प्लिट जजमेंट दिए हैं। देयर इज वन जज व्हिच सेज दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड एंड वन जज सेज दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और ये किस बेसिस पे चैलेंज किया गया है? ये इस बेसिस पे चैलेंज किया गया है कि आप किसी आर्टिफिशियल प्रोविजन को डालकर यहाँ पर एक्सपोर्ट को जबरदस्ती डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं और उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि आप एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स या सर्विसेज पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा सकते, जिसका पालन करना है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 13(8)(b) में इंटरमीडियरी की डेफिनेशन को लिखकर आप उसे एक्सपोर्ट की परिभाषा में नहीं आने दे रहे हैं, और इसका मतलब आप उसे आर्टिफिशियली टैक्स कर रहे हैं। इस पे कॉन्स्टिट्यूशनली से चैलेंज किया गया है, और एक जज ने इस व्यू को एक्सेप्ट किया है और एक ने रिजेक्ट किया है। अब डेफिनेटली ये लार्जर बेंच के पास ये जाएगा जजमेंट, और फिर इसका क्या डिसीजन आता है ये हम सब के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन रहेगा। इसके पहले भी ऐसा ही एक रिट पिटिशन गुजरात हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है, जो कि अगेंस्ट में आया था, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली 13(8)(b) को वैलिड घोषित कर दिया था। तो ये था आपका इंटरमीडियरी से रिलेटेड एक प्रोविजन। आगे आता हूँ मैं केस स्टडी नंबर 5 में। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप बीच में मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। मिस्टर ट्रस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। दिल्ली गए, वहाँ पर उन्हें शोरूम में एक लैपटॉप पसंद आ गया। वहाँ पर मिस्टर ट्रस्ट ने शोरूम मैनेजर से कहा कि इस पे मेरा जो छत्तीसगढ़ का नंबर है वो डालकर आप इसे IGST बिलिंग कर दें। पर शोरूम का मैनेजर तैयार नहीं हुआ। वो बोलता है कि नहीं भैया, हम तो आपको दिल्ली में डिलीवरी दे रहे हैं, हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो है दिल्ली है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि what argument you will put forward to the showroom manager if you are in place of Mr. Trust? क्या आप उनसे संवाद करेंगे जिससे आप कन्विंस करेंगे कि ये जो लैपटॉप आपने लिया है वो ये जो है वो उस पे वो IGST बिल करने को तैयार हो जाए। सबसे पहले ये देखना है हमको कि ये जो लैपटॉप है वो गुड्स की परिभाषा में आता है, और गुड्स के लिए सेक्शन 10 हमारे पास है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। नंबर 1A पॉइंट बोलता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जिसमें मूवमेंट होता है गुड्स का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहाँ एट विच मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। बोलता है कि जहां गुड्स का मूवमेंट समाप्त होगा, जहां रेसिपिएंट को डिलीवरी दी जाएगी, वहां उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब इसे आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो बोलता है कि जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वहां आपको कर देना। इसका मतलब तो वो लैपटॉप शोरूम का मैनेजर सही बोल रहा है, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट तो दिल्ली में हो रहा है, लैपटॉप हम दिल्ली में डिलीवर कर रहे हैं रेसिपिएंट को, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी वो दिल्ली रहेगी, सप्लायर भी दिल्ली का है, इसलिए वो C और S वहाँ का चार्ज कर देगा। पर अगर ऐसा प्लेन रीडिंग में जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, हमें कुछ इसे देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इस सेक्शन में जो मूवमेंट की बात की गई है, क्या ये मूवमेंट ऐसा कंपलसरी है क्या कि सप्लायर ही करेगा और रिसीवर नहीं कर सकता? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो रिसीवर भी ये मूवमेंट कर सकता है खरीदने के बाद। ये क्यों देखा जा रहा है कि खाली सप्लायर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और वो दिल्ली में डिलीवरी दे रहा है? अगर रिसिपेंट लेने के बाद खुद
छत्तीसगढ़ लेके जाएगा तो उसमें क्या हर्ज है और क्या खराबी है, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। नंबर 2, अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में एड्रेस ऑफ डिलीवरी का डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब वो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जो कि इनवॉइस में मेंशन किया गया, इनवॉइस में लिखा गया है। तो अगर आप इनवॉइस में रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस डाल देते हैं तो वो इटसेल्फ एड्रेस ऑफ डिलीवरी बन जाता है। और एड्रेस ऑफ डिलीवरी बनने के साथ साथ ये प्ली ली जा सकती है कि गुड्स का मूवमेंट कमेंस हुआ था, सप्लायर ने उसे रेसिपिएंट को दे दिया, जो टर्मिनेट कहाँ होगा, उस एड्रेस पे होगा जो आपने इनवॉइस में डाला है आपने। तो इसलिए ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो उस स्टेट होना चाहिए जहां पर वो रिसीवर जो उसको लेकर जा रहा है, और उस पर आईजीएसटी की बिलिंग होनी चाहिए, ना कि सी और एस की बिलिंग जो लोकल सप्लाई पे हो रही है। तो ये था हमारा केस नंबर 5। इस पे अगर आपको कोई सर डाउट इसमें जी छोटा सा एक ट्विस्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा था बिल्कुल कि सर। मान लीजिए ये तो लैपटॉप का केस था, यदि लैपटॉप के इंस्टॉलेशन का केस हो, मैं दिल्ली गया हुआ हूँ और वहां पे मैंने 1,000 रुपए देके इंस्टॉलेशन करवाया, तो फिर वो बंदा मना कर सकता है मुझे कि भैया मैं तो, आप मुझे यहाँ पे सर्विसेज ले रहे हो और ये सर्विसेज मैंने दिल्ली के अंदर कमिट करके दी है, तो मैं आपको आईजीएसटी बिलिंग नहीं करूंगा, दिल्ली स्टेट की और सेंट्रल की दोनों की बिलिंग करके दूंगा 9% उस केस में मेरे को दिल्ली का सीजीए मतलब डुबाना पड़ेगा मुझे, दिल्ली नहीं नहीं स्टेट सर, एसजीएसटी। सर सर्विस के केस में तो पूरा लॉ ही बिल्कुल अलग है। सर्विस के केस में तो बोलता है आप सर्विस कहीं पर भी लो, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी पे ही आपकी बिलिंग होगी। तो उस केस में तो आईजीएसटी के लिए वो आपको फोर्स ही नहीं करेगा, मतलब वो आपको सी और एस के लिए फोर्स ही नहीं कर सकता। वहां तो आपको आई देना ही है उसको। आप वो आप आईजीएस आपको अपना नंबर दीजिए उसको, आप वो आपको आईजीएसटी की बिलिंग करके देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस केस में तो। क्योंकि ये सर्विस का मैटर है, और सर्विस का मैटर जो है वो आपके सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी से डील करता है, ना कि आपके सेक्शन 10 वाले मैटर्स पे। आई होप इट इज ओके, क्लियर सर, आगे बढ़े। या जी, ओके, देन वी कम टू केस स्टडी नंबर 6। हमारे पास 8 ही केस स्टडी है, अब छोटी छोटी 2-3 बची है। हम थोड़ा सा समय से ऊपर हो चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि 5-7 मिनट आप बने रहें और इसे हम जल्दी कंक्लूड कर देंगे। Bahubali Loha Private Limited is a manufacturer of various iron and steel product in Korba, Chhattisgarh. For getting a special coating in its one of the product, Bahubali Loha sent goods to job worker. आयरन स्टील में डील करता है। आयरन स्टील के केस में वो जो है जॉब वर्कर से कुछ कोटिंग कराने वो उड़ीसा भेजता है माल को, और जॉब वर्कर क्या करता है, कुछ उसको मोल्ड वोल्ड की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द जॉब वर्क करने के लिए। तो जॉब वर्कर ने क्या किया, वो मोल्ड वहीं बनाया अपने पास और बाहुबली लोहा को बेच दिया। हालांकि और वो मोल्ड जो है वो अपने ही प्रेमाइसेस में रखा, वो मूवमेंट उसका हुआ ही नहीं, वहीं अपने प्रेमाइसेस में था। डिपार्टमेंटल ऑडिट के दौरान जॉब वर्कर के यहाँ जब ऑडिट टीम आई तो उन्होंने बोला कि आप, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि आपने आईजीएसटी इस ट्रांजेक्शन पे कैसे चार्ज कर दिया, और आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है जॉब वर्कर कि आप इस इशू को हैंडल करें। जॉब वर्कर इज ऑफ द व्यू दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 10 सबसेक्शन 1B। जॉब वर्कर को लगता है कि ये जो प्रोविजन है वो 10(1)B के हिसाब से हैंडल होना चाहिए। आइए देखते हैं कि 10(1)B कहाँ अप्लाई होता है। 10(1)B ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, हमारे केस में सप्लायर था जॉब वर्कर, टू अ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब कौन होता है, वो पर्सन जो कंसिडरेशन पे करता है, टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, या किसी और पर्सन को ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, whether acting as an agent or otherwise before or during the movement of goods, either by way of transfer of document or title of the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person have received the goods and the place of supply of such goods shall be principal place of business of such person। पहली बात, ये जो 10(1)B है ये बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन्स के लिए जनरली डील होता है, जहां पर 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें आप माल खरीदने वाला डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि माल की डिलीवरी दूसरी जगह पर देनी है। और हमारे इस केस में क्या हुआ है, ये तो बनाया ही गया है और इसका तो मूवमेंट ही नहीं हुआ है। हमारा दो ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया हो कि आप वहीं रख ले, इस कंटेंशन के साथ जॉब वर्कर बोल रहा है कि मैं तो, उसने डायरेक्शन दिया था, डायरेक्शन ऑफ थर्ड, लेकिन इसमें जो वर्डिंग यूज की गई है वो लिखा है डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जबकि हमारे इस पूरे एग्जाम्पल में ऐसा कोई थर्ड पर्सन नाम की चीज ही नहीं है। तो 10(1)B तो इस केस में एप्लीकेबल होते नहीं दिख रहा है। डिपार्टमेंट का क्या कंटेंशन है देखिए, डिपार्टमेंट बोलती है कि 10(1)C एप्लीकेबल है। 10(1)C क्या है देखिए,
10(1) says where the supply does not involve movement of goods, whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location at the delivery of the goods, delivery to the recipient. तो इसका मतलब जहाँ मूवमेंट ही नहीं हुआ गुड्स का, अब मोल्ड्स के केस में उसका मूवमेंट ही नहीं हुआ, डायरेक्टली हमने रेसिपिएंट के बिहाफ में वो रख लिया अपने पास ही जॉब वर्कर ने, तो दिस सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट. डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही लग रहा है कि यहाँ होगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स. तो जॉब वर्कर उड़ीसा में बैठा है, माल भी वहीं था, वहीं से निकला ही नहीं, उसी के पास था, तो यहाँ पर उड़ीसा का ही मैन्युफैक्चरर, उड़ीसा में ही माल रिटेन था, तो उसको सी और एस चार्ज करना चाहिए था, जबकि उसने आई चार्ज कर दिया. फिर आपसे प्रश्न है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन है वो सही है, जॉब वर्कर के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सेक्शन 77 इसके लिए हमारे लिए हेल्प करने आएगा, और सेक्शन 77 बोलता है कि कभी भी ऐसा हो, सेक्शन 77(2), a registered person who has paid the integrated tax on a transaction which is considered to be an intrastate supply but which subsequently held to be an intrastate supply not required to pay interest. इस पे उसको इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सेक्शन 77 ने कहा है. पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इंटरेस्ट तो नहीं पे करना है, लेकिन क्या पहले मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो ज़्यादा पे कर दिया, और वो लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा? तो दोनों में से क्या पहले होगा? मैं पहले आई की जगह सी एस पे करूं और फिर रिफंड क्लेम करने जाऊं, या मैं पहले रिफंड मुझे मिल जाए और फिर मैं उसका सी और एस क्लेम करूं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये देखना, डिपार्टमेंट इतनी आसानी से आपको सब चीज़ें अलाउ नहीं करती है. और इसके रिफंड के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा? क्या ये भी सेक्शन 54 से गवर्नड होगा? 54 अप्लाई होगा, यानी 54 तो 2 साल की लिमिट बोलता है, और ये सब डिपार्टमेंटल ऑडिट मान लीजिए 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद होते हैं, तो क्या? तो क्या 54 अप्लाई होगा? आंसर इज नो. मुझे ऐसा लगता है 54 अप्लाई नहीं होगा, जबकि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हर तरीके के रिफंड के लिए 54 अप्लाई होता है, जब लेकिन मुझे लगता है 54 अप्लाई नहीं होना चाहिए. इसका रीज़न ये है कि जब आप सी मैंने आई पे कर दिया और वो सब्सिक्वेंटली सी और एस किया, तो मैंने आपको जो पैसा आई के फॉर्म में दिया था वो टैक्स नहीं रह गया, वो एज एन डिपॉजिट आपके पास पड़ा है, और वो आपको मुझे रिफंड करना पड़ेगा. ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो मुझे बिना किसी टाइम लिमिट के आपको वो रिफंड करना पड़ेगा. और जैसे कि आपने मेरे ऊपर लाइबिलिटी लगाई है कि टैक्स पे करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, और वैसे ही अगर मैंने कोई पैसा दे दिया तो वो मुझे आपको रिफंड देना पड़ेगा. बट दिस हैज टू बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आपको हाई कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज में भी करना पड़ सकता है, डिपार्टमेंट इतनी आसानी से माने नहीं. पर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट इसके ऊपर आ चुका है, ई वे बिल से रिलेटेड था, पर इसी चीज पे था, सेक्शन 77 से रिलेटेड था. केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था साजी एस प्रोपरेटरशिप के केस में, जिसमें कोर्ट ने बोला कि यार ये सब लफड़ा आप क्लाइंट के ऊपर क्यों डाल रहे हो, आप असेसी के ऊपर क्यों डाल रहे हो? क्या कंसर्न ऑफिसर आपस में ही हेड को एडजस्ट करके इसे ठीक नहीं कर सकते? तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं उस पर्टिकुलर केस में कि ये जो सी एस और आई का जो लफड़ा है वो आप आपस में निपटाओ, और जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो आप अपने लेवल पे मैनेज करो. और जो भी ई वे बिल की इस केस में ऐसा हुआ था, ई वे बिल की लाइबिलिटी पेनल्टी पटानी थी तो उन्होंने गलत पटा दी थी, और डिपार्टमेंट उसको छोड़ नहीं रहा था व्हीकल को. तो वो बोलता है कि पहले आप सही फाइल करो, उसके बाद हम देंगे. तो फिर वो हाई कोर्ट गया, और उसमें उन्होंने, कोर्ट ने बोला कि वो ऑफिसर्स ही आपस में एडजस्ट कर सकते, उसे क्यों पनिश किया जा रहा है जबरदस्ती कि वो पहले पे करे फिर रिफंड ले? वो ऑफिसर्स ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो दिस कैन बी अ वेरी फेवरेबल जजमेंट, जिसको अपन यूज कर सकते हैं आगे किसी पर्पस के लिए. इस पे किसी का कोई डाउट हो सेक्शन 77 या जो जॉब वर्क वाले डाउट पे कुछ पॉइंट? एल्स हमारे पास लास्ट 2 केस स्टडी बची है जिसको अपन फिनिश करें. Case study number 7, Mr. Dilchasp, who is a supplier of goods having registered office at Bhilai, receives an order from a company, Star Private Limited, Star Projects Limited, Mumbai, for the supply of certain goods at their site at Chhattisgarh. Star Project Limited बॉम्बे की कंपनी है, उसने परचेज ऑर्डर दिया दिलचस्प को जो कि भिलाई का है, उसको बोला कि हमारी साइट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ कुछ आप मटेरियल डिलीवर कर दीजिए. दिलचस्प ने माल डिलीवर किया, इनवॉइस रेस किया मुंबई को, उसने आईजीएसटी चार्ज किया, ये मानकर कि 10(1) एप्लीकेबल होगा. 10(1) मतलब बिल टू शिप टू. उसने बिल किया बॉम्बे ऑफिस को और शिप किया
छत्तीसगढ़ ऑफिस को। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट 2 महीने बाद पेमेंट करते टाइम स्टार प्रोजेक्ट ने बोला दिलचस्प को कि आप ना वो जो मुंबई नंबर आपने जो दिया है वो चेंज करके आप छत्तीसगढ़ वाला नंबर डाल दीजिए एंड चार्ज CGST एंड SGST एज पर 10(1)(a। अब दोनों में आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया और वो आपके पास आए हैं आपका एक्सपर्ट व्यू लेने, आप क्या सजेशन देंगे। तो 10(1)(b जो है वो एप्लीकेबल कब होता है, जब किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे हम किसी के माल को डिलीवर करते हैं। इस केस में हमारे केस में जो अपन अभी अभी इसको रीड करके आए हैं कि स्टार प्रोजेक्ट जो है बॉम्बे के डायरेक्शन पे हमने छत्तीसगढ़ में किसी को माल डिलीवर किया, तो 10(1)(b तब एप्लीकेबल होता है, जबकि 10(1)(b जो है वो आपका तब होता है कि 10(1)(a है जो, सॉरी, तब होता है जब सप्लाई में मूवमेंट होता है और जहां वो मूवमेंट टर्मिनेट होता है वहां हमको वो टैक्स, वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ता है। इस केस में हमको ऑर्डर मिला था बॉम्बे से, डिलीवरी हमने छत्तीसगढ़ में की थी, जबकि परचेज ऑर्डर हमको बॉम्बे से मिला था, पेमेंट का कंसिडरेशन भी बॉम्बे से मिल रहा है। तो इस केस में क्या क्या इफेक्टिवली लगता है आपको करना चाहिए? IGST चार्जिंग वाज राइट, और हमें क्योंकि मूवमेंट टर्मिनेट छत्तीसगढ़ में ही हुआ था तो C और S करना चाहिए था। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको परचेज ऑर्डर किसने जारी किया था, पेमेंट किसने किया है, वो बॉम्बे था और बॉम्बे के ही आपने उस पे आपने किया था, ऑर्डर्स पे आपने डिलीवरी की थी। इनफैक्ट इफ यू रेफर टू द रेसिपिएंट डेफिनेशन आल्सो, रेसिपिएंट का मतलब होता है पर्सन हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन, और हमारे केस पे कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? बॉम्बे पे कर रहा है। इवन दो हम ये माने कि बॉम्बे की पार्टी और छत्तीसगढ़ में उसका नंबर भी है, तो वो दोनों का आपस में जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। उनके लिए उसको आपस में क्रॉस बिलिंग करना पड़ेगा, बट हमारे लिए हमने जो भी सप्लाई दिया है वो बॉम्बे में दिया है और बॉम्बे के ऑर्डर्स पे दिया है, इसलिए रेसिपिएंट भी हमारे केस में लाइबल, जो पर्सन जो है वो कंसिडरेशन पे करने का वो बॉम्बे है, इसलिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट सही की है, ये हमको लगता है, ये मुझे लगता है। इस पे आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर बताइए, एल्स हम लास्ट केस स्टडी की ओर बढ़ेंगे अपने। सर सर्विस के केस में क्या होगा सेम सिचुएशन में? सर सर्विस के केस में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और नहीं, एक्चुअली हाँ क्या जी, हुआ था 2 साल पहले सर, देना बैंक ने जो है, मैंने ऑडिट किया था, जी जी तो जी, देना बैंक का जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था बॉम्बे से, उसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था कि भई आप हेड ऑफिस को बिलिंग करेंगे बॉम्बे के एड्रेस पे, ओके लेकिन उसमें इसका जीएसटी नंबर जो मेंशन करना है वो जोनल ऑफिस रायपुर का करना है, ओके और उसमें सीजी और एसजी चार्ज करने के लिए उन्होंने फिर उस हिसाब से बोला। तो क्या ओके। सही था ये? मुझे तो अप्रोप्रिएट लग रहा है सर, क्योंकि उन्होंने परचेज ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया कि दिस, ये जो हम है वो इनके बिहाफ में वो कर रहे हैं, वो हम इनके जी। बिहाफ में कर रहे हैं, आपको जो भी करना है बिलिंग विलिंग वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो इस एड्रेस पे करना है। वेरएज हमारे नहीं, केस में सर क्या हुआ? बिलिंग तो उन्होंने बॉम्बे के एड्रेस पे मंगाया, लेकिन अच्छा, जीएसटी नंबर उन्होंने मेंशन करने को बोला जोनल ऑफिस छत्तीसगढ़ का। ओके ओके। तो अगर देखा जाए ना सर, तो प्रैक्टिकली सर्विस के केस में देखिए वो बिल्कुल जो क्लियर क्रिस्टल वाला है ना, 12(2) एप्लीकेबल है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है। तो हमारे केस में लोकेशन जी, ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस को देखा जाए तो हमारा वही जोनल ऑफिस, अगर स्टेट वाइज अपन देखेंगे तो स्टेट के नंबर पे जाना पड़ेगा, हम सर्विसेज तो उसी को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड प्लेस है जी, उसका। तो रजिस्टर्ड प्लेस वो छत्तीसगढ़ में थे, तो आइडियली अपने को वहीं करना चाहिए था बिलिंग। पर अगर आपको एक थोड़ा सा फैक्ट को चेंज करूँ और मैं बोलूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी वहीं से आता और ऐसा कोई जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है, और आपको बोला जा रहा है कि कंसिडरेशन भी आपको वहीं से डिस्चार्ज होगा, तो मे बी आपको नहीं IGST की कंसिडरेशन, बिलिंग करना चाहिए था। जी, जबकि मुझे कंसिडरेशन ऐसा तो लगता यहाँ है ब्रांच बैंक से ऑडिट मिला के है। केस में कंसिडरेशन जो है वो ब्रांच से ही होता है, लोकल जगह से जी, ही होता है। जी, तो उस केस में भी अगर आप देखेंगे सर, तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन बहुत रिलेवेंट है हमारे लिए भी। रेसिपिएंट की डेफिनेशन बहुत क्लियरली इस पॉइंट को एड्रेस करती है कि जो पर्सन कंसिडरेशन पे करता है वही रेसिपिएंट कहलाता है। तो देखिए, पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन, तो हमारे केस में भी रेसिपिएंट जो है वो लोकल ऑफिस ही कहलाएगा, भिलाई वाला ऑफिस ही कहलाएगा, यानी रायपुर वाला या छत्तीसगढ़ वाला ऑफिस ही कहलाएगा। तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट हुआ है वो सही हुआ सर।
मैं लास्ट केस पे आता हूँ क्विकली। सर जो अभी आलोक भाई ने जो क्वेश्चन उठाया है, जी 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 एक्सक्यूज मी, सर। आलोक भाई ने जो उठाया कि मेरे को देना बैंक के नाम पे बिल बनाना है रायपुर के नाम पे, बट मेरे जी को पेमेंट मुंबई से आ रही है, तो जी ऐसा कोई सर्विस प्रोविजन के टाइम पे कोई ओवरराइडिंग प्रोविजन है कि इस चीज को अपन दरकिनार कर दें कि भाई बॉम्बे से पेमेंट आया तो क्या हुआ, मैंने बिल तो रायपुर के नाम पे बनाया है और चूंकि वो आपस में ब्रांचेस इस तरीके से, तो सर जो एक आधा पैसा जो होता है सीजीएसटी एसजीएसटी का, और एसजीएसटी का पैसा जो अपन डुबाते हैं कई जगह, ना चाह के भी डुबाना पड़ता है, वो चीज डिफाइन हो जाए। सर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो रेसिपिएंट का जो रेसिपिएंट की जो परिभाषा का सहारा अपन को लेना कब है, जब हमारे पास कोई कंफ्यूजन है, हमारी सर्विस किसको जा रही है, उसके लिए ना पूरे फैक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा सेंट्रलाइज्ड एक ऑफिस है एचओ कॉर्पोरेट, जो मेरे ऑर्डर्स निकालता है अलग अलग राज्यों के लिए, और मेरे को बोलता है कि आप वहां जाकर मेरे बिहाफ में आप ऑडिट करिए, जाकर देखिए, चेक करिए, और बिल मेरे को करिए वहाँ सेंट्रल ऑफिस पे, और पेमेंट भी मैं करूँगा आपको, ऐसा ऐसा हमको आदेश दे देता है। इवन दो मैं ऑडिट जाकर करता हूँ कहाँ, छत्तीसगढ़ में, तो भी लेकिन मेरी बिलिंग दोनों दोनों पैटर्न में देखिए आप, मेरे को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन कौन, मेरा कंसिडरेशन पे करने वाला पर्सन कौन, एलएचओ। आपके एलएचओ। तो वो ऑफिस जो है मेरे लिए रिलेवेंट कहलाएगा, और जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन होगा वो उस नियम के हिसाब से जाएगा। ओके सर। मैं लास्ट केस स्टडी की तरफ आता हूँ आपके साथ, जो कि एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। पीक्यूआर लिमिटेड ने एक कंसल्टेंट को हायर किया जो कि कोरिया से आया रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए एक फॉरेन मशीनरी के लिए। नेचर ऐसा था उस कंसल्टेंट को प्लांट साइट में आना पड़ा बिलासपुर में, ताकि वो मशीनरी में कुछ नेसेसरी चेंजेस कर सके। अब आपसे एडवाइस मांग रहा है पीक्यूआर लिमिटेड कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जीएसटी लाइबिलिटी जो रिवर्स चार्ज पाएगी डिस्चार्ज करने के लिए। मैंने इस रिलेवेंट प्रोविजन को भी यहाँ लिख दिया है, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि अगर हम किसी भी फॉरेन पार्टी से कोई सर्विसेज लेते हैं तो सर्विस रिसीवर को ही उसका जीएसटी जो है वो रिवर्स चार्ज में डिस्चार्ज करना पड़ता है। सप्लायर ऑफ सर्विस जब कौन करता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और रिसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो वो उसे करना पड़ता है। एज अ रिसिपिएंट उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, बट इसमें लिखा है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ये ओआईडीआर के केसेस के लिए जनरली एप्लीकेबल रहता है, उसके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशन अलग है, तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। बट एक नॉर्मल सर्विसेज के लिए ऐसे नियम है कि अगर हम कोई फॉरेन सर्विसेज से सर्विसेज ले रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मेरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और सर्विस रिसीवर टैक्सेबल टेरिटरी में, तो एज अ रिसीवर मुझे उस पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स डिस्चार्ज करना होता है। अब इसके लिए हमारे पास लॉ में हम जब भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स पे डील करेंगे तो हमको सेक्शन 13 को देखना जरूरी है, ना कि 12 को। तो सेक्शन 13(3) जो है वो इससे रिलेवेंट है और बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब उसमें कौन कौन सी कवर करता है देखिए, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस to the supplier of services or to person acting on the behalf of supplier of services in order to provide the services। फिर अगला बोलता है, इसमें एक प्रोविजो भी है जो रिलेवेंट है, कि where such services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of services shall be the location where the goods are situated at the time of supply of services। अब इसको आप लिंक कीजिएगा कि अगर हमें कोई सर्विसेज देनी है जो किसी गुड्स से रिलेटेड है, तो मशीनरी जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, किसी मशीनरी से रिलेटेड ये सर्विसेज है, तो वो गुड्स है एक तरीके से, और उस गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है। और फिजिकली अवेलेबल के लिए क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंट यहाँ आ रहे हैं, मैंने साइट पे जा रहे हैं और उसको देख के कर रहे हैं काम को। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, सर्विसेज वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। एक्चुअली कहाँ परफॉर्म हो रही है, बिलासपुर पे हो रही है, बिलासपुर में हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई बिलासपुर है ना, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बिलासपुर है, और सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है वो आउटसाइड द इंडिया है, तो आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन बनेगा और आपको रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर रिमोट लोकेशन से भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर रहा है, जैसे आजकल हो रहा है, मान लीजिए उसने जूम लोकेशन या किसी और
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको ठीक किया, तो बोलता है कि कहाँ वो गुड्स उस समय कहाँ था जब ये सर्विसेज प्रोवाइड की, वो उसका जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जहाँ पर वो गुड्स लोकेटेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में, वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर हमारे इस केस में पर्टिकुलरली अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी करता तो भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता। अब एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है कि where there be any difference in the place of supply if the consultant only provide design and working sheet for the changes to be done in the machinery setup from their own country, that is Korea, without visiting Bilaspur। अगर मान लीजिए इस केस में वो डिजाइनिंग कर रहा है, वर्कशीट्स बनाकर दे रहा है, जो मशीनरी में चेंजेस करने हैं उसके लिए, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में उसको विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कोरिया में बैठे बैठे वो सर्विस दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? तो आप देखेंगे एक प्रोविजन, एक एंट्री है 13(4) की, जो बोलती है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये सिर्फ गुड्स का पार्ट होगा, अगर ये सिर्फ एक मशीनरी से रिलेटेड है जो कि गुड्स, जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, तब तो ये एंट्री एप्लीकेबल ही नहीं है जो अपन 13(4) देख रहे हैं। और उस केस में अगर वो गुड्स से रिलेटेड है तब तो हमारे लिए ये एक वो नॉर्मल जो एंट्री है 13(2) वाली, एक्चुअल लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीवर वाली बात आ जाएगी, वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएगी। और लोकेशन ऑफ द ये मशीनरी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लोकेशन ऑफ सर्विस जहाँ रिसीवर है वो एक हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। पर एक अल्टरनेटिव व्यू ये हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर वो कोई पूरे प्लांट से रिलेटेड है और प्लांट में मॉडिफिकेशन करना है, और क्योंकि प्लांट इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है, जो अभी अभी मैंने आपको जनरल क्लॉज एक्ट की एक परिभाषा पढ़कर भी सुनाई, जो बोलती है एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस पर्टिकुलर की परिभाषा में अगर वो आ जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में 13(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। और 13(4) तो ये कहता है कि प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वो उसकी हो जाएगी। तो भले ही वो फिर अगर सोचिए डिजाइनिंग करे या वर्कशीट बना के भेजे, कोरिया में बैठकर भी बनाए, लेकिन प्लांट यहाँ लग रहा है और उससे रिलेटेड है, तो वो भी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया हो जाएगी, और उस पर भी रिवर्स चार्ज पे IGST आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा और कोई रेमेडी आपके पास नहीं बचेगी। तो दिस इज विद दिस आई कंप्लीट ऑल द केस स्टडी। अगर आपको इस पे भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, या कोई भी आज कंटेंट जो अपन ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बताइए। नहीं सर।